नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा शिक्षण की विधियां और रीट के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षण विधियों का जो अभी हम प्रकरण पढ़ रहे हैं उसमें आज हम भाग 4 पढ़ रहे हैं। यानी इससे पहले हमने शिक्षण विधियों के 3 भाग हमने पूरे कर लिए। पहले भाग में हमने शिक्षण विधियों की परिभाषा, प्रवृत्तियां, शिक्षण विधियों की भेदों उपभेदों के बारे में हमने चर्चा की। दूसरे में हमने कुछ विधियां, शिक्षण विधियां पढ़ी, जैसे कि अक्षर बोध विधि, देखो कहो विधि, सुनो कहो विधि, अनुकरण विधि इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की। और इससे पिछली जो क्लास पढ़ी थी मित्रों, उसमें हमने पढ़ा मॉन्टेसरी विधि, साहचर्य विधि जिसे कीलॉग सिस्टम भी कहा जाता है। खेल खेल में शिक्षा देना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। मॉन्टेसरी इसकी प्रवर्तक हैं। उसके अलावा हमने जैक्टार्ट विधि पढ़ी जो अशुद्धि शोधन के लिए जानी जाती है। उसके अलावा हमने ध्वनि साम्य विधि पढ़ी जिसके प्रवर्तक माइकल सेमर हैं। आदि आदि विधियों के बारे में हमने चर्चाएं की हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि पिछली कक्षाओं में शिक्षण विधियों से संबंधित किए गए अध्ययन के बारे में आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। हमने आपसे आग्रह किया है कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव रख सकते हैं और मेरे नंबर 9460611118 पर व्हाट्सएप पर आप अपना सुझाव अथवा लिंक अथवा अपना प्रश्न कर सकते हैं। आज हम मित्रों इसमें पढ़ेंगे किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि क्या है मित्रों? किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि को बालों, किंडर यानी बच्चे, बालक, बाल और गार्डन यानी उद्यान, संधि हो जाती है, बालोद्यान विधि भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बालोद्यान विधि किस विधि का दूसरा नाम है, तो आप कहेंगे किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम बालोद्यान विधि है। इस विधि के प्रवर्तक जर्मनी के, इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो जर्मनी के हैं और उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल। फ्रेडरिक विलियम ये इसके प्रवर्तक है। मित्रों, पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न आता है, इनका एक कथन है, अभी अब पढ़ रहे हैं थोड़ी देर बाद में, उसका प्रश्न आता है। इस विधि का दूसरा नाम पूछा जाता है। ये विधि किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होती है, ये भी पूछा जाता है। ये 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल, ये इनका पूरा नाम है, ऑगस्ट फ्रोबेल। शॉर्ट में इसका नाम फ्रोबेल हम बोलते हैं। कई बार इनके पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। सामान्यतः पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है। ये रीट में आपका कई बार पूछा गया है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो पहले एग्जाम्स होते थे, जब ट्रेंड अलग था, उस समय इसके प्रश्न पूछे जाते थे। मित्रों, बार बार पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आप कहेंगे फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन शिक्षाविद थे, जर्मनी के रहने वाले थे। कई बार इनके स्थान भी पूछ ले जाते हैं कि किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक विलियम ऑगस्ट है, बताइए कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप कहेंगे ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने अपने जो सिद्धांत थे, इनके जो भी शिक्षण के सिद्धांत थे, अध्ययन के जो सिद्धांत थे, उसको इन्होंने, इनकी पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मेन में लिखा है। तो हम कह सकते हैं इनके सिद्धांत, इनके सिद्धांत किनके मित्रों? इनके सिद्धांत, इनके किनके? फ्रोबेल के। इनके सिद्धांत, इन्हीं की रचना है एजुकेशन ऑफ मेन, एजुकेशन ऑफ मेन, ये इनकी पुस्तक का नाम है, मेन में है। और यही इनके इस पुस्तक के लेखक हैं, यानी ये खुद इस पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। कई बार पूछ ले कि फ्रोबेल के अपने सिद्धांत किस रचना में, तो आप कहेंगे एजुकेशन ऑफ मेन में है। इस विधि का प्रवर्तन, कौन सी विधि का प्रवर्तन मित्रों? किंडरगार्टन विधि का प्रवर्तन 1837 में हुआ। यह भी पूछा जाता है कि इसका प्रवर्तन कब हुआ।
इस विधि का जर्मनी का एक बहुत ही अति, हम कह सकते हैं कि अति रमणीय, अर्थात जहाँ मन को रमण जैसा प्रतीत होता है, एक ऐसा स्थान है, वहाँ पर इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, एक शिशु विद्यालय की स्थापना की। क्योंकि यहाँ शिशु विद्यालय शब्द इसलिए कह रहे हैं कि इस विधि में 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए ही अध्ययन करवाया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि इस विधि में किस वर्ष तक के बालकों का अध्ययन करवाया जाता है। तो 4 से 8 वर्ष के, और कॉमन सी बात है 4 से 8 का है तो वो क्या है, शिशु है। तो वहाँ पर इन्होंने एक शिशु विद्यालय की स्थापना की और उसका जो विद्यालय था उसका नाम इन्होंने रखा, उस स्थान का नाम था ब्लेकनबर्ग नामक स्थान था, और उसका नाम इन्होंने बालोत्थान रखा था। तो हम कह सकते हैं 1837 में ये जर्मनी का एक स्थान है ब्लेकनबर्ग नामक स्थान पर, ब्लेकनबर्ग ये स्थान का नाम है जो जर्मनी में है। 1837 इसका समय है। पूछा जाता है सारे के सारे प्रश्न मित्रों इसी तरह पूछे जाते हैं। किंडरगार्टन का दूसरा नाम बताइए, बालोत्थान किसका दूसरा नाम है, इसका प्रवर्तक कौन है, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके सिद्धांत किस पुस्तक में। क्योंकि हम तथ्यात्मक चर्चाएं कर रहे हैं, जैसे प्रश्न एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। 1837 में ब्लेकनबर्ग में एक शिशु विद्यालय की स्थापना की, एक शिशु विद्यालय की स्थापना की, विद्यालय की स्थापना, जिसका नाम इन्होंने रखा बालोत्थान। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मित्रों ताकि बात समझ में आए। जिसका नाम इन्होंने रखा बालोत्थान, बालोद्यान रखा, वहाँ पे चाहूँगा बालोद्यान, यानी बालकों के लिए उद्यान, और इसीलिए इसका नाम किंडरगार्टन विधि रखा गया है। इनका एक कथन है मित्रों जो बहुत ज़्यादा आता है, बार बार पूछा जाता है। आप यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये विधि, यह विधि कौन सी विधि मित्रों, किंडरगार्टन विधि। ये विधि 4 से 8 वर्ष लिख रहा हूँ मैं, 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है, बालकों के लिए है। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगित है, तो आप कहेंगे ये 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। कौन सी विधि मित्रों, किंडरगार्टन विधि। इनका एक कथन है, कई बार पूछा जाता है, पिछली बार रीट परीक्षाओं में भी पूछा गया है, 3rd ग्रेड में भी इसका प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षक एक माली है, विद्यालय एक उपवन है और विद्यार्थी पौधे हैं या पौधे के समान हैं। ये कथन किसका है, तो आप उत्तर क्या देंगे मित्रों, फ्रोबेल का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस तरह प्रश्न आता है कि विद्यालय एक उपवन है, शिक्षक माली के समान हैं, जो बालक रूपी पौधों को सींचता है। ये किसने कहा, तो आप कहेंगे ये फ्रोबेल ने कहा। इनका कथन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे और लिख रहा हूँ इस विधि के बारे में। इनका कथन है, और कथन ये है, मैं लिख रहा हूँ इनका कथन, फ्रोबेल का कथन है, विद्यालय एक उपवन है, विद्यालय एक उपवन है। ये एक प्रश्न आ चुका है मित्रों, परिभाषा पूछी गई है, विद्यालय एक उपवन है। कई बार बिल्कुल शॉर्ट में कर देते हैं कि विद्यालय को उपवन किसने माना, कि क्या कहोगे आप, फ्रोबेल ने माना। विद्यालय एक उपवन है तथा शिक्षक माली के समान है। शिक्षक माली, क्योंकि गार्डन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कहा शिक्षक माली के समान हैं, माली के समान हैं, जो बालक रूपी पौधों को, यानी पौधे कैसे हैं, बालक रूपी पौधे हैं, बालक रूपी पौधों को सींचता है, बालक रूपी पौधों को सींचता है। ये कथन किसका है मित्रों, फ्रोबेल का है।
प्रश्न पूछा गया है। किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा। ये फ्रोबेल का कथन है, याद कीजिएगा मित्रों, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम फ्रोबेल विधि पढ़ रहे हैं, किंडरगार्टन विधि, जिसका दूसरा नाम बालोत्थान विधि है। इस विधि के प्रवर्तक फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल है। यह विधि 4 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस विधि की जो प्रवर्तन जो हुआ है वो 1837 में हुआ। जर्मनी के स्थान है ब्लेकनबर्ग। वहाँ पर बहुत ही रमणीय, जहाँ पर बच्चे मोहित हो जाए वातावरण को देख करके, ऐसे एक वातावरण में एक शिशु विद्यालय की स्थापना की और उस शिशु विद्यालय का नाम उन्होंने बाल उद्यान रखा, इसीलिए इसको बालोद्यान या किंडरगार्टन विधि कहा जाता है। फिर अगला आता है कि ये कथन किसका है? विद्यालय, उपवन, शिक्षक, माली और बच्चे पौधे, तो उत्तर देंगे फ्रोबेल का है। एक और प्रश्न आता है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ी कि खेल खेल में शिक्षा किस विधि में दी जाती है। देखिए प्रश्न दोनों मिलते जुलते हैं। ये जो हम अगला प्रश्न बना रहे हैं वो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का उत्तर अलग अलग है। एक आपसे इस तरह प्रश्न करें कि खेल गीतों का निर्माण किस विधि से संबंधित है, तो वहाँ पर उत्तर होगा फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने बहुत सारे खेल गीतों की स्थापना की, निर्माण किया, उनकी रचना की। बहुत सारे बालकों के लिए खिलौने इत्यादि का उन्होंने निर्माण किया, ताकि बच्चे जो है क्रियाशील रह सके, अर्थात उनकी जो क्रिया शक्ति है, उनकी क्रिएटिविटी जो है, उनकी एक्टिविटी जो है, उसको उत्प्रेरित किया जा सके। तो यह भी प्रश्न आता है कि बालकों की क्रिया शक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए खेल गीतों, खिलौनों आदि का निर्माण अथवा रचना किसने की, तो उसका उत्तर होगा फ्रोबेल। ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि खेल में शिक्षा देना और खेल गीतों की रचना करना दोनों सिमिलर है, कई बार मिलते जुलते लगते हैं, बच्चा भ्रमित होता है। आपसे अगर कहें कि खेल में शिक्षा देना किस विधि का उद्देश्य है, तो आप कहेंगे कि मॉन्टेसरी की जो साचर्य विधि थी, जो कीलॉग सिस्टम विधि थी, जो मॉन्टेसरी की थी, हमने कल पढ़ा है। मॉन्टेसरी की 2 विधियां पढ़ी हमने, एक मॉन्टेसरी विधि भी है और दूसरी साचर्य विधि है। दोनों की प्रवर्तक मौर्य मॉन्टेसरी थी। तो यहाँ लिख सकते हैं खेल गीतों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल गीतों की रचना की। खेल गीतों की रचना की किसने? फ्रोबेल ने। खेल गीतों की रचना की इन्होंने फ्रोबेल ने। किसने की मित्रों? फ्रोबेल ने। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनका मानना था कि गीतों से बालकों की क्रिया शक्ति को उत्प्रेरित किया जा सकता है। क्यों किया? बालकों की क्रिया शक्ति को, बालकों की क्रिया शक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए, ये आपकी मित्रों क्या है? फ्रोबेल विधि है। जितना हमने तथ्य पढ़े हैं सभी फैक्ट हूबहू परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगली विधि आती है मित्रों हमारी विश्लेषण विधि। ये विधि आपको समझ आ गई मित्रों? अगला हम पढ़ रहे हैं विश्लेषण विधि। कौन सी विधि मित्रों? विश्लेषण विधि। इस विधि से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नहीं भी आया तो एक बार फिर पूरा रिपीट कर रहा हूँ, बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, सुनना मेरी बात को। किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम बालोद्यान विधि है। क्यों है ऐसा मैं आपको समझा रहा हूँ। किंडर बाल, उद्यान गार्डन, दोनों मिलते जुलते एक दूसरे की भाषा के शब्द हैं। प्रश्न है कि इसका नाम किंडर या बालो उद्यान क्यों रखा? तो 1837 में जर्मनी के शिक्षाविद, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल ने, जर्मनी के ही ब्लेकनबर्ग नामक स्थान पर एक शिशु विद्यालय खोला, जो कि 4 से 8 वर्ष तक के बालकों को दृष्टिगत रखते हुए खोला गया, का नाम बालोद्यान रखा गया। इसलिए इस विधि को अंग्रेजी नाम के मुताबिक किंडरगार्टन विधि कहा जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य यह है कि खेल के गीतों के माध्यम से बालकों की क्रिया शक्ति को उत्प्रेरित किया जा सके। फ्रोबेल ने अपने कथन में कहा है, उनका एक कथन है
कि विद्यालय उपवन है अर्थात बाग है, बगीचा है। देखो मित्रों, कभी कभी इसके पर्याय शब्द आ जाते हैं कि विद्यालय, बाग, बगीचा, उपवन, कुछ भी आ सकता है। और शिक्षक वहाँ का एक माली है अर्थात उस बगीचे का माली है जो पौधों को, और वो पौधे कौन से, बालक रूपी पौधों को सींचता है। ये कथन फ्रूबेल का है। अगली विधि आती है मित्रों विश्लेषण विधि। कौन सी विधि मित्रों? विश्लेषण विधि, जिसे एनालिटिक मेथड भी कहा जाता है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब क्या है मित्रों? किसी भी विषय वस्तु का पूरी तरह से, उसके छोटे छोटे रूपों का पूरी तरह से विश्लेषण करना, अलग अलग टुकड़ों में उसको बांटते हुए हर चीज पर बारीकी से समझा देना विश्लेषण कहलाता है। इस विधि में भी यही होता है। इस विश्लेषण विधि को अंग्रेजी में एनालिटिक, एनालिसिस करना, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस करना, एनालिटिक मेथड भी कहा जाता है। इस विधि को एनालिटिक मेथड भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि किस विधि का दूसरा नाम एनालिटिक मेथड है। पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके किस विधि में सिखाया जाता है। ये भी एक प्रश्न आया था, इसी विधि में होता है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि किस विधि में शब्द से वर्ण सिखाए जाते हैं। देखिए, हम अभी दो विधियां पढ़ेंगे, एक विश्लेषण और एक संश्लेषण, एक एनालिसिस और एक सिंथेटिक अल्फाबेटिकली मेथड, जिनके दो उपनाम चलते हैं। इन दोनों विधियों में बिल्कुल विपरीतता होती है। जो आपकी विश्लेषण विधि होती है, उस विधि में शब्द से वर्ण सिखाते हैं, अर्थात जो विषय वस्तु उसको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। दूसरी जो विधि पढ़ेंगे वो इससे विपरीत है, और इसीलिए यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न पूछ जाते हैं कि किस विधि में शब्द से वर्ण सिखाए जाते हैं, या फिर इसी विधि का एक कथन दे दिया जाता है। तो मैं पहले कुछ एक कथन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद इस विषय को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, पहला, इस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे, ये छोटे छोटे में कैसे बांटते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये बात पहले इसलिए लिख रहा हूं मित्रों ताकि आप इन तथ्यों को याद कर लें, इनका स्मरण कर लें, और फिर स्मरण के बाद आप इस बात को हमेशा के लिए याद रख सके। इसलिए हम इसको अध्ययन के बारे में समझाएंगे। ये कथन है, फैक्ट है, जो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी तरह पूछा गया है कि किस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके सिखाया जाता है। तो हम कहेंगे कि इस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंशों में विभाजित कर सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। पहली बात, कैसे सिखाया जाता है अभी हम बताएंगे। दूसरी हम कह रहे हैं इसके लिए कि इसमें शब्द से वर्ण सिखाए जाते हैं। शब्द से वर्ण, और ये जो शब्द से जब वर्ण सिखाते हैं ना, तभी वो उस एक एक वर्ण का पूरी तरह से बारीकी से विश्लेषण करता है, छोटे छोटे पार्ट में उसको बांट करके सिखाता है। इसीलिए हमने पहला वाला कथन लिखा कि इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके सिखाया जाता है। शब्द से वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। देखिएगा, वर्ण से शब्द का नहीं मित्रों, इसमें शब्द से वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। और तीसरा इसमें हम लिख रहे हैं, इस विधि में देखो और कहो विधि का महत्व है। ये भी पूछ ले, देखो और कहो विधि का महत्व है, वहाँ दो दे देंगे, एक तो विश्लेषण और एक संश्लेषण। तो उस विश्लेषण विधि में देखो और कहो विधि का महत्व है। देखो और कहो विधि, अब देखो और कहो विधि मित्रों आपने पढ़ी है। क्या होता है देखो और कहो विधि में? देखो और कहो विधि में शिक्षक बालकों को कुछ चित्र दिखाता है, और उन चित्रों को देख करके बालक को अपनी मौखिक अभिव्यक्ति करनी होती है। इसलिए भी हमने वहाँ पर पढ़ा कि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है प्राथमिक स्तर पर देखो और कहो विधि, क्योंकि वहाँ बालक चित्रों को देखता है, उन चित्रों के सारे अब उसके मस्तिष्क में जो बनी हुई आकृति है उसको वो अभिव्यक्त करता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? तो देखो और कहो विधि का महत्व, विशेष महत्व लिख सकते हैं, विशेष महत्व है। किस विधि में मित्रों?
एनालिटिक मेथड या विश्लेषण विधि में। इस विधि में कैसे अध्ययन होता है मैं आपको समझा रहा हूं मित्रों। इस विधि में शिक्षक पहले बालकों को एक चित्र दिखाता है, अर्थात चित्र का सहारा लेता है, फिर उस चित्र से बनने वाले शब्द का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए उसने बालक को एक मछली का चित्र दिखाया और फिर बालक को कहा कि बताइए चित्र किसका है, तो बालक ने कहा ये मछली का चित्र है। इसीलिए कह रहे थे कि देखो और कहो, यानी कि शिक्षक बालकों को, मैं विपरीत चलूंगा यहाँ पर कि कैसे शब्द से वर्ण होता है, कैसे विषय वस्तु को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले अध्ययन कैसे होता है, सबसे पहले शिक्षक बालकों को एक चित्र दिखाता है अथवा चित्र का सहारा लेता है। बालकों को उस चित्र को देख करके शब्द बोलना होता है। जैसे कि शिक्षक ने एक चित्र बताया वो और कहा कि बताइए ये क्या है, तो बच्चों ने कहा सर ये मैं से मछली है। तो चित्र शब्द अध्यापक ने एक शब्द लिखा मछली, यानी उसने मछली चित्र को दिखा करके मछली शब्द को लिखा। अब शिक्षक का उद्देश्य है कि मछली यानी म से मछली, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, च से चम्मच, छ से छाता। तो बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, अब आपने कहा कि म से मछली है, अब शिक्षक उसको इस मछली शब्द से म वर्ण का ज्ञान कराएगा। इसलिए हमने कहा कि इसमें शब्द से वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। वापस सुनो बात को, ठीक से समझो। इस विधि में शिक्षक पहले विद्यार्थियों को एक चित्र दिखाता है, जैसे कि मैं से मछली, तो मछली शब्द को चित्र को देख करके विद्यार्थी ने कहा मछली, तो शिक्षक ने मछली शब्द लिख दिया। अब इस मछली शब्द से जो म से मछली है, इस म जो वर्ण है उसका निर्माण करना सिखाएगा, और उसका जब निर्माण करेगा तो वो ये जो म जो शब्द है वर्ण है जो वो सिखाना चाहता बालकों को, उसको वो अलग अलग छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके सिखाता है। जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं, विषय वस्तु कौन से, म वाली, इसको छोटे छोटे कैसे। आपने बालकों को सबसे पहले कहा ऐसे लाइन खींचो, फिर कहा ये तो पहले खींची हुई थी, एक ऐसी लाइन खींचो, फिर तीसरे पार्ट में उसने कहा ये अलग अलग पार्ट हो गए, यहाँ तक था पहले। अब उसने कहा कि ये जो खींची है उससे थोड़ी नीचे लाइन खींचो, ये तीसरा पार्ट हो गया उसका, यहीं से फिर थोड़ा सा इसको करके फिर आपने कहा अगली लाइन पार्ट में उसको कहा अब इस पे यहाँ पर गोला बना दो, और फिर या आपने यहाँ पर पहले कहा कि इन दोनों को मिला दो, थोड़ा सा बड़ा रखना है इसको, और फिर अगले पार्ट में कहा कि ये जो आपने बनाया है इसके यहाँ पर गोला बना दो। ये क्या बन गया, म से मछली। तो बताइए मित्रों शिक्षक क्या कर रहा था, देखो और कहो का मैं तो थाक नहीं था, क्योंकि देख करके कहना था। फिर उसने क्या करा, शब्द लिखा, और शब्द से क्या सिखा रहा है, वर्ण। इसलिए इस विधि में शब्द से वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। फिर कह रहे हैं कि इसमें विषय वस्तु को ये ऐसे ही प्रश्न पूछे गए जो मैंने तथ्य लिखे हैं, कभी कभी अलग अलग आए, कभी चारों तीनों लिख करके चौथा गलत लिख देगा, या उपयुक्त सभी की कौन सा ठीक है या नहीं है। विषय वस्तु, ये विषय वस्तु थी उसकी जो माँ सिखाना चाह रहा था। उस विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया, पहला अंश, दूसरा अंश, तीसरा अंश, चौथा अंश, और फिर पांचवा अंश में जाकर के वर्ण का निर्माण हुआ। तो स्पष्ट है कि इस विधि में शिक्षक क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। किसका, इस मैं वर्ण का पूरी तरह से विश्लेषण कर रहा है, इसका एनालिसिस कर रहा है। इसलिए इस विधि को एनालिटिक मेथड कहा जाता है, विश्लेषण विधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कैसे कैसे आते हैं मैंने आपको 2-3 बार समझाया, फिर समझा देता हूँ। यही कथन आएगा, विषय वस्तु को छोटे अंशों में विभाजित करके सिखाया जा रहा है। किस विधि का प्रयोग हो रहा है, विश्लेषण का। देखो और कहो विधि का किस में महत्व है, विश्लेषण विधि में। शब्द से वर्ण का ज्ञान किस विधि में कराया जाता है, विश्लेषण विधि में कराया जाता है। अगली आती है मित्रों, 4 विधियां हम कुल पढ़ेंगे आज। 2 विधियां पढ़ी हमने, 2 और हम पढ़ रहे हैं। अगली विधि आती है मित्रों संश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब बड़ा कर देना, उसको अलग अलग पार्ट में बांटते बांटते अध्ययन कराना। तो संश्लेषण का मतलब क्या है, चिपकाना। इसलिए इसको सिंथेटिक और विपरीत होने के कारण यहाँ वहाँ पर कह रहे थे वर्ड से, जो आपका अल्फ़ाबेट कह रहे थे, वहाँ पर क्या कह रहे थे आप, शब्द से अल्फ़ाबेटिकली
टीच करा रहे थे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट से क्या होगा, शब्द का निर्माण होगा, इसलिए इसको अल्फ़ाबेटिकली मेथड भी कहा जाता है। दूसरी विधि मित्रों, अगली विधि जो हम पढ़ रहे हैं आज, तीसरी, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, इस संश्लेषण विधि को सिंथेटिक अथवा अल्फाबेटिक, सिंथेटिक या अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक मेथड भी कहा जाता है। इस विधि को संश्लेषण विधि, सिंथेटिक विधि या अल्फाबेटिक मेथड भी कहा जाता है। कौन सी विधि को मित्रों, संश्लेषण विधि को। इस विधि में कैसे होगा, इस विधि में वर्ण से शब्द सिखाए जाते हैं। देखिए वहाँ क्या कह रहे थे, वहाँ शब्द से वर्ण सिखा रहे थे, किसमें, विश्लेषण में। जबकि संश्लेषण में क्या होगा, वर्ण से शब्द सिखाए जाते हैं, वर्ण से शब्द सिखाए जाते हैं। किस विधि में मित्रों, वर्ण से शब्द सिखाए जाते हैं, किसमें, किसमें, संश्लेषण विधि में। यहाँ छोटे छोटे अंशों को जोड़ करके, वहाँ क्या था, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांट करके सिखा रहे थे। यहाँ छोटे छोटे अंशों को जोड़ करके बड़ा बनाया जाएगा, संश्लेषण किया जाएगा। तो यहाँ आता है इस विधि में छोटे छोटे अंशों को, छोटे छोटे अंशों को जोड़कर, छोटे छोटे अंशों को जोड़कर अध्ययन करवाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। किस विधि में मित्रों, संश्लेषण विधि में। इसके अलावा इस विधि में वर्णों या अक्षरों की पहचान पर बल दिया जाता है। इस विधि में वर्णों या अक्षरों की पहचान पर, अक्षरों की पहचान पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, वर्णों या अक्षरों की पहचान पर बल दिया जाता है। कैसे वर्णों और अक्षरों की पहचान पर बल दिया जाता है, तो इस विधि में सबसे पहले अध्यापक वर्णों का ज्ञान कराता है, यानी अध्ययन कैसे कराएगा। देखिए वहाँ पर वो वर्णों का ज्ञान बाद में करा रहा था, यानी कि विश्लेषण विधि में पहले बालक से शब्द निकलवा रहा था, चित्र दिखा रहा था, शब्द निकल रहा था, उस शब्द से बनने वाला वर्ण जो है उसका ज्ञान करा रहा था। यहाँ पर बालक वर्ण से बनने वाले शब्द का ज्ञान कराता है, यानी सबसे पहले वो वर्णों का ज्ञान कराएगा, वर्णों या अक्षरों की पहचान करवाएगा, फिर उससे जो शब्द बनेगा उस शब्द का निर्माण करेगा, उस शब्द से फिर वो धीरे धीरे दूसरे शब्दों का अभ्यास कराएगा और उन शब्दों को मिलाकर के वो वाक्य की रचना करेगा। और वाक्य रचना करते करते धीरे धीरे वो पदों की, कहानियों की, कविताओं की रचना करता जाता है। तो उस विधि को संश्लेषण विधि के नाम से जाना जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्लेषण में जो विषय वस्तु होती है, जो सिखाना होता है, उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट करके उसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में जोड़ा जाता है। पहले जैसे छोटा अंश है वर्ण, वर्ण से उसने उसे एक शब्द बनवाया, फिर दूसरे वर्ण से कुछ दूसरे शब्दों का निर्माण किया, फिर उन्हीं शब्दों से एक वाक्य की रचना कर ली, उस वाक्य से बहुत सारे वाक्य मिला करके एक पैराग्राफ का निर्माण कर लिया और बहुत सारे पैरा बना करके, बहुत सारे अनुच्छेद बना करके उसने एक पूरी कहानी अथवा पूरी कविता का निर्माण कर लिया। इसलिए वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे अंशों को जोड़ करके अध्ययन करवाता है। इस विधि में सरल से कठिन की ओर चला जाता है। इस विधि में सरल से कठिन की ओर
उसमें विपरीत होता है, उसमें कठिन से सरल की, क्योंकि पहले शब्द है फिर उसमें आसान काम होता है। इस विधि में सरल से कठिन की ओर हम आगे पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं, हर्बर्ट की पंचपदी विधि पढ़ेंगे, आगमन निगमन विधियां पढ़ेंगे, वहां पर इस बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे। कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, आगमन निगमन जो विधियां पढ़ेंगे, व्याकरण की विधियां पढ़ेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदीय विधि पढ़ेंगे, वहां पर इनकी हम चर्चा करेंगे। इस विधि में सरल से कठिन की ओर चला जाता है। अब ये कैसे चला जाता है ये यहाँ पर समझिएगा कि सर आप समझा दीजिए हमको कैसे चलेगा। तो सरल से कठिन कैसे हुआ? देखिए आपके पास एक वर्ण था और आपने वर्ण से बच्चों को सिखाया था कि मैं से मछली, कैसे कबूतर, तो बच्चा जो सरल चीज़ थी उससे एक कठिन शब्द का निर्माण कर रहा है, यानी जो मैं वर्ण है उससे एक शब्द बना रहा है, शब्द से क्या कर रहा है, पद बना रहा है, वाक्य बना रहा है, वाक्यों से पद्यांश अथवा गद्यांश का निर्माण कर रहा है। तो वो धीरे धीरे सरल सरल चीज़ों को जोड़ जोड़ कर एक बहुत बड़ी कठिन चीज़ का निर्माण करता है। तो इस विधि में सरल से कठिन की ओर चला जाता है। अध्ययन कैसे होगा मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। इस विधि में शिक्षक सबसे पहले बालकों को वर्णों या अक्षरों का ज्ञान कराता है, उनकी पहचान पर बल देता है, फिर उनसे बनने वाले शब्दों का निर्माण करता है। इसीलिए हमने लिखा कि इसमें वर्ण से शब्द सिखाए जाते हैं, उन वर्णों से शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों से पद बनाते हैं। अर्थात पहला छोटा अंश वर्ण था, वर्ण से शब्द था, शब्द से दूसरे अंश को जोड़ करके पद वाक्य रचना किया और वाक्य रचना से गद्यांश और पद्यांश का निर्माण करता है। इसलिए हमने लिखा कि छोटे छोटे अंशों को जोड़कर अध्ययन करवाया जाता है। तो उस विधि को संश्लेषण अथवा सिंथेटिक या अल्फाबेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही कथन जो हम लिख रहे हैं ये हुबहू कई परीक्षाओं में इस प्रकार के कथन पहले भी पूछे जा चुके हैं। मित्रों अगला हम पढ़ रहे हैं मित्रों, चौथी विधि हम पढ़ेंगे सैनिक विधि, आर्मी मेथड विधि। सैनिक विधि कौन सी विधि मित्रों? सैनिक विधि, आर्मी मेथड जिसको कहा जाता है। अगली विधि हम पढ़ेंगे सैनिक विधि। सैनिक विधि, इस विधि को आर्मी मेथड भी कहा जाता है, आर्मी मेथड भी कहा जाता है। देखिए क्या है सैनिक विधि, इसको आप समझिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब चल रहा था विश्व युद्ध, उस समय अमेरिका को अपने सैनिक दूसरे देशों में भेजने की आवश्यकता हुई। जब उसे अपने सैनिक दूसरे देशों में भेजने थे तो जहां वो सैनिक जा रहे हैं वहां की काम चलाऊ भाषा का ज्ञान करवाने के लिए इस विधि की शुरुआत हुई। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकंड जो विश्व युद्ध था उसके दौरान जब अमेरिका, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई कहाँ पर? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। वहाँ जब अमेरिका को अपने सैनिक इसलिए इसको सैनिक विधि कह रहे हैं, आर्मी को जब दूसरे देशों में भेजना था तो उन देशों की काम चलाऊ भाषा का ज्ञान कराने के लिए इस विधि का जन्म हुआ। इस विधि में अध्ययन कैसे होता है? इस विधि में अथवा इस कार्यक्रम को आरंभिक तौर पर सफल बनाने के लिए 15 से 20 सैनिकों का एक समूह बनाया गया। और ये ऐसे प्रश्न आते हैं कि किस विधि में 15-20 व्यक्तियों, विद्यार्थियों का समूह बनाकर अध्ययन करवाया जाता है? तो 15 से 20 सैनिकों का एक समूह बना करके मातृभाषा और भाषा वैज्ञानिक के सहयोग से मातृभाषा भाषी इसलिए कह रहे हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृभाषा भाषी और भाषा वैज्ञानिक जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। भाषा वैज्ञानिक के दो शब्दों की चर्चा की, इसलिए कि मातृभाषा भाषी, जहाँ के वो सैनिक है वहाँ की मातृभाषा का अध्ययन जिसको आता हो, साथ ही उसको दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान हो। इस मातृभाषा भाषी और भाषा वैज्ञानिक के सहयोग से थोड़े से ही समय में संपूर्ण अवधि का काम चलाऊ ज्ञान दिया जाने लगा। यानी कि 15-20 सैनिकों का एक समूह बना दिया और उस समूह के सामने एक ऐसा व्यक्ति जो मातृभाषा भाषी हो और भाषा वैज्ञानिक हो, उसके सहयोग से उनको जहां भेज रहे हैं वहां का काम चलाऊ ज्ञान, माना कि वो 1 महीना रहना है, 1 महीना युद्ध के क्षेत्र में वो रहेंगे, तो वहां जहां जब जा रहे हैं जिनके साथ वो रहेंगे वहां उस किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया
जाता है, कैसे उनकी भाषा को समझा जाता है, इसका काम चलाऊ उनको ज्ञान करवा दिया जाता है, तो उस विधि को सैनिक विधि कहा जाता है। इस विधि की शिक्षण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंसी क्या है? देखिए, यहाँ तक हम जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर विद्यालय के संदर्भ में इसका कोई औचित्य नहीं रहा है, क्योंकि हम तो अभी कह रहे हैं कि इस विधि का विकास सैनिक कह रहे हैं आर्मियों के भी लिए हुआ, आर्मी लोग जो लोग थे, सैनिक जो लोग थे उनके लिए हुआ, सोल्जर्स के लिए हुआ। सोल्जर्स को क्या करना था, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब सोल्जर्स दूसरी कंट्रीज में जा रहे थे तो वहाँ की जो भाषा थी उसका ज्ञान उन सोल्जर्स को देना था, उन सैनिकों को देना था। इसलिए 15-20 सैनिकों का एक समूह बना दिया, ग्रुप बना दिया और ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठा दिया जो दूसरी भाषाओं को जानते हो और मातृभाषा को जानते हो, तो उनको बता दिया कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, वो उसमें पारंगत हो गए। लेकिन शिक्षण के क्षेत्र में, विद्यालय के क्षेत्र में इसमें कहाँ उपयोग है, इसका कैसे उपयोग शुरू हुआ? तो इस विधि में क्या होता है, कम समय में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कम समय में कोर्स की संपूर्ण अवधि, कोर्स की संपूर्ण अवधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस विधि के लिए। यानी थोड़े से ही समय में संपूर्ण अवधि, थोड़े से समय में और अवधि संपूर्ण, कम समय है और अवधि उस कोर्स की पूरी है, में श्रवण, उच्चारण आदि, श्रवण उच्चारण आदि का काम, या कह सकते हैं श्रवण उच्चारण अभ्यास आदि का काम चलाऊ ज्ञान करवा दिया जाने लगा। कहाँ? विद्यालयों में। विद्यालयों में इस विधि को इसलिए अपनाया गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इस विधि को अपनाया और वहाँ ये विधि सैनिकों में सफल रही, तो धीरे धीरे विद्यालयों में इसको इसलिए अपनाया गया कि सेकेंड जो भाषा है, द्वितीय लैंग्वेज के लिए कम समय में कोर्स की संपूर्ण अवधि में श्रवण उच्चारण अभ्यास आदि का ज्ञान करवा दिया जाता था, ज्ञान करवा दिया जाता। और जब इसमें वो सफल रहे, कम समय में कोर्स की संपूर्ण अवधि का श्रवण उच्चारण अभ्यास आदि का ज्ञान करवा दिया जाता था सैनिकों का, जब इसमें वो सफल रहे तो विद्यालयों में द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा का अध्ययन कराने के लिए, किसका मित्रों? द्वितीय भाषा का अध्ययन कराने के लिए विद्यालयों में भी इस विधि को अपनाया जाने लगा। सेकंड लैंग्वेज अब वर्तमान में थर्ड लैंग्वेज के तौर पर प्रयोग होता है। आप लोग देखते हो कक्षा 5, 6, 7, 8 में आपने देखा कि थर्ड लैंग्वेज आप संस्कृत लेते थे। क्या होता था, कोई संस्कृत लेता है, कोई पंजाबी ले रहा था, कोई उर्दू ले रहा है। वहाँ क्या होता है, जैसे आपका जो भाषा एक है, लैंग्वेज 1 है, मैं विद्यालय की बात कर रहा हूँ, रीट की नहीं, वहाँ पर आप देखते हैं कि भाषा 1 में आप हिंदी ले रहे हैं, भाषा 2 में आपका अंग्रेजी है, लेकिन तृतीय भाषा के वहाँ लिखा हुआ है कि कोई संस्कृत ले रहा है, कोई जो है पंजाबी ले रहा है, कोई मराठी ले रहा है, महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो वो तृतीय भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब वहाँ क्या था, जो भाषा 1 है आपका, लैंग्वेज 1 है, वहाँ पर भी आपके 10 चैप्टर हैं और 1 साल में उसको पूरा करवाया जा रहा है, हफ्ते के 6 पीरियड कालांश उसको मिल रहे हैं। यहाँ पर भी 10 चैप्टर है, सप्ताह के 6 कालांश उसको मिल रहे हैं, वर्ष भर में कोर्स समाप्त हो रहा है। लेकिन संस्कृत की क्लास में भी, जो आपकी तृतीय लैंग्वेज थी, उसमें भी चैप्टर 10 हैं, लेकिन कालांश इसको हफ्ते में 4 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। यानी कि कोर्स की जो संपूर्ण अवधि है, जो इनके लिए निश्चित थी, जो इनके लिए समय निर्धारित था, जो इनके चैप्टर था, उसी कोर्स की संपूर्ण अवधि को कम समय में ही काम चलाऊ ज्ञान करवा दिया जाता है। तो उस विधि को सैनिक विधि अथवा आर्मी मेथड के नाम से जाना जाता है। इसका एक प्रश्न बनता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान राजकीय सेवारत शिक्षकों को वर्ष भर किए जाने वाले नवाचारों का ज्ञान देने के लिए एक साप्ताहिक गोष्ठी, देखिएगा वर्ष भर नवाचार करने हैं, और गोष्ठी कैसी है, कालांश कैसी है, साप्ताहिक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। बताइए किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सैनिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष भर करेंगे, संपूर्ण अवधि कौन सी है, वर्ष भर, लेकिन कम समय में ही उस संपूर्ण कोर्स को पूरा करवा दिया जाता है। सेमिनार्स वगैरह जब होते हैं तो वहाँ पर 2 महीने 3 महीने चलने वाले अध्ययन को एक ही दिन में आपको उसका ऊपरी ज्ञान दे दिया जाता है। तो उस विधि को सैनिक मेथड अथवा आर्मी मेथड के नाम से जाना जाता है।
आज की शिक्षण विधियों की इस क्लास में इतना ही। अगली कहानी हम अगली शिक्षण विधियों की क्लास में पढ़ेंगे। अध्ययन के दौरान आपको कोई भी समस्या होती है तो मैंने आपको मेरे लिंक बताए हैं, वहाँ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।